अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? आज 25 अक्टूबर 2024 है और यूएसए के अंदर जो जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं उसकी अर्ली वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसके हवाले से मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना के शेयर कर चुका हूं। एक वीडियो के अंदर मैंने यहां पे जो डिफरेंट वोटिंग के ऑप्शंस होते हैं, जो डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं वोटर्स को, उसके हवाले से बात की थी और दूसरी वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे जो इलेक्शंस का माहौल होता है वो किस तरीके का होता है, वो पाकिस्तान से कितना मुख्तलिफ नज़र आता है और कौन कौन सी सीटों के ऊपर इलेक्शंस हो रहे हैं उसके हवाले से मैंने एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश की थी। तो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी और वो इंटरेस्टेड है तो वो वीडियो जाके चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि यूएसए जो है वो कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स है, इसको आप लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स भी कह सकते हैं। इस मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग इमिग्रेशन के प्रोसेस के थ्रू आते हैं, एज अ इमिग्रेंट आते हैं और उसके बाद फिर वो यहाँ के सिटीजन हो जाते हैं नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। और जब वो सिटीजन बन जाते हैं तो उनके पास वोटिंग का राइट आ जाता है और वो जनरल इलेक्शंस के अंदर या किसी और इलेक्शन के अंदर वोट कास्ट कर सकते हैं। अच्छा, उन इमिग्रेंट्स के अंदर बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम कम्युनिटी की है, बहुत बड़ी तादाद में लोग मुस्लिम कंट्रीज से आते हैं और उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी भी शामिल है। तो इस जनरल इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी से वाबस्ता लोग वोट कास्ट कर सकते होंगे और उसमें से बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता कि कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो सही कैंडिडेट्स हैं और किन कैंडिडेट्स के लिए उनको वोट कास्ट करना चाहिए। कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के फेवर में हैं या एटलीस्ट मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हैं, उनके जो व्यूज़ हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो रेसिस्ट वाली नहीं हैं और वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी को, पाकिस्तानी कम्युनिटी को अपनी पॉलिसीज़ का हिस्सा बनाएंगे और उनके बारे में भी सोचेंगे। तो मुस्लिम कम्युनिटी के वो वोटर्स, पाकिस्तानी कम्युनिटी के वो वोटर्स जो इस इलेक्शन के अंदर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और डिफरेंट सीट्स के लिए अपना वोट का जो राइट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि किस कैंडिडेट के लिए उनको वोट कास्ट करना चाहिए, कौन सा कैंडिडेट बेहतर है, किस सीट के ऊपर किस पार्टी को वोट करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस हवाले से बात करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूंगा, एक ओवरऑल गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा कि कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एज अ मुस्लिम कम्युनिटी हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं और जिनसे बात करके कुछ लोगों ने ये पता लगाया है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है या उनकी पॉलिसीज जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के हक में हो सकती हैं। इस वीडियो को आप एज अ ओवरऑल गाइड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ओवरऑल आइडिया लगा सकते हैं कि जब आप वोट कास्ट करने के लिए जाओ तो बैलेट पेपर के ऊपर आपको किन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना चाहिए और किन कैंडिडेट्स के लिए आपको डिफरेंट सीट्स के ऊपर आपको अपना वोट कास्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सैंपल बैलेट पेपर दिखाऊंगा और उसके ऊपर जो डिफरेंट कैंडिडेट्स शो हो रहे हैं डिफरेंट सीट्स के ऊपर, ये कैंडिडेट जो है एज अ मुस्लिम कम्युनिटी हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं कंपैरेटिवली दूसरे कैंडिडेट के। मैं आपको उस हवाले से एक ओवरऑल आइडिया दे सकता हूं। बाकी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग आपकी है। आपको अपने तौर पर रिसर्च जरूर करनी चाहिए और एक ओवरऑल आइडिया जरूर लगा लेना चाहिए और आपकी फैमिली के अंदर आपके आसपास जो भी सेंसिबल आदमी हैं, जो उस कम्युनिटी को देख रहे हैं, जो उस एरिया को देख रहे हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। उनसे बात करके आप एक ओवरऑल आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स आपके इलाके के अंदर ऐसे हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के हक में हैं या एटलीस्ट मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है या उनके कोई ऐसे व्यूज तो नहीं है जो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हो। आज मस्जिद के अंदर नमाज के बाद एक साहब ने इलेक्शंस के हवाले से कुछ अनाउंसमेंट की, कुछ बात की और उनका कहना ये था कि इस इलेक्शन के अंदर एज अ मुस्लिम कम्युनिटी कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको हम वोट कर सकते हैं, जिन्हें हमें वोट करना चाहिए, और कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनसे उन्होंने बात की है या उनके हवाले से एक ओवरऑल इवैल्यूएशन की है जो मुस्लिम कम्युनिटी के या तो फेवर में हैं या एटलीस्ट उनके जो व्यूज़ हैं, उनके जो थॉट्स हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हैं, एटलीस्ट वो मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है। तो एज अ मुस्लिम हमें किन कैंडिडेट्स को इस इलेक्शन के अंदर डिफरेंट सीट्स के ऊपर वोट करना चाहिए उसके हवाले से उन्होंने एक एक्सरसाइज की है और उन्होंने सैंपल बैलेट पेपर को यूज करते हुए उसके ऊपर डिफरेंट सीट्स के ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी निशानदही की है, उनको सर्किल किया है ताकि मुस्लिम कम्युनिटी को आइडिया हो जाए कि उनके लिए कौन से कैंडिडेट्स बेहतर हैं। तो नमाज के बाद मस्जिद के बाहर फिर उन्होंने मुझे सैंपल बैलेट पेपर्स भी दिए जिसके ऊपर ये सारी निशानदही है।
और उनका कहना ये था कि जिस शहर के अंदर मैं रहता हूँ वहाँ पे उनका कोई वॉलंटियर नहीं है जो ये उनके पेपर्स जो है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सके या वहाँ लोगों तक पहुँचा सके। तो मैंने उनको बताया कि उस शहर के अंदर मैं रहता हूँ, तो उन्होंने मुझे फिर वो सैंपल बैलेट पेपर्स दे दिए। तो मैंने उनसे वो सैंपल बैलेट पेपर्स ले लिए हैं और मैं जाके दोनों मसाजिद के अंदर कोशिश करूँगा, जो हमारी मेन मसाजिद हैं जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ रख दूंगा ताकि ये लोगों तक पहुँच जाए। अगर किसी को गाइड चाहिए, अगर किसी को हेल्प चाहिए, एक ओवरऑल आइडेंटिफिकेशन चाहिए, उनको एक ओवरऑल गाइडेंस मिल जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सैंपल बैलेट पेपर भी दिखा देता हूँ जिसके ऊपर उन्होंने कैंडिडेट्स की निशानदही की है ताकि वोटर्स जो हैं मुस्लिम कम्युनिटी के उनके लिए आसानी हो जाए और जब वो अपना वोट कास्ट करने जाएं तो वो इस सैंपल बैलेट पेपर को साथ लेके जा सकते हैं और इसको देखते हुए उन लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके लिए अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अच्छा भाई, तो ये आ गया सैंपल बैलेट पेपर और ये गिलफोर्ड काउंटी का है। हर काउंटी के हिसाब से होगा। जो फेडरल की सीट्स हैं ऑब्वियसली वो तो सेम रहेंगी, लेकिन स्टेट्स की जो सीट्स हैं या उस पर्टिकुलर काउंटी की सीट्स हैं फिर वो उस बैलेट पेपर के ऊपर चेंज हो जाएंगी जिस काउंटी का वो बैलेट पेपर है। अच्छा, इसको अगर हम क्विकली देखें तो इसके ऊपर सबसे पहले जो है वो बैलेट मार्किंग इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि किस तरीके से बैलेट को फिल करना है। उसके हवाले से यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन भी मौजूद है। और सबसे पहले जो आपके पास है जिसमें से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो है पार्टीशन इलेक्शन, जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का है। ठीक है, यू मे वोट फॉर वन। इसमें लिखा होता है कि कितने वोट आपने देने हैं, यानी एक कैंडिडेट सेलेक्ट करना है या एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो कुछ में पॉसिबल है एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो। तो अच्छा, यहाँ पे देखें तो प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैंडिडेट्स हैं और 6 डिफरेंट पार्टीज के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। यूएसए के अंदर जो है वो 2 बड़ी पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। लेकिन देखें उसके अलावा भी 4 और पार्टीज भी हैं जिनके नॉमिनीज यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके ऊपर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो सूटेबल कैंडिडेट आइडेंटिफाई हुआ है वो है जिल स्टाइन। जिल स्टाइन जो है ये एक फीमेल है और आई थिंक 74 ईयर्स इनकी एज है और ये एक डॉक्टर हैं। अच्छा, इनके हवाले से मैंने थोड़ी सी अभी गूगल के ऊपर जाके रिसर्च की है क्योंकि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो हर। मैं शायद अभी पहली दफ़ा ये नाम सुन रहा हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने जब जाके गूगल के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की, विकीपीडिया से इनकी प्रोफाइल देखी तो थोड़ा बहुत मुझे एक ओवरऑल आइडिया हो गया कि कौन सी पार्टीज हैं, ग्रीन पार्टीज हैं और इसके अलावा ग्रीन पार्टी के और क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो आप खुद जाके गूगल के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो मुझे बात समझ में आई है वो ये समझ में आई है कि इनके जो कमेंट्स आते हैं या न्यूज़ में जो चीज़ें आ रही हैं वो एंटी इसराइल एक्शंस के हवाले से आ रही हैं, यानी इसराइल के जो एक्शंस है उसके खिलाफ ये बयान दे रही हैं या इसके खिलाफ जो है वो अपना ओपिनियन रखती हैं। तो उस हवाले से कुछ न्यूज़ मुझे देखने को मिली हैं, तो वो मैं नीचे स्क्रीनशॉट के तौर पे वो भी शेयर कर दूंगा और आप खुद भी जाके थोड़ी बहुत और रिसर्च कर सकते हैं और इन पब्लिकेशंस को और न्यूज़ को और डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए जो ग्रीन पार्टी की नॉमिनी हैं सेलेक्ट की गई हैं वो है जिल स्टाइन और इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं रुडोल्फ वेयर। तो ये ग्रीन पार्टी से इनका ताल्लुक है। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट थिंक सो कि किसी और पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा बेहतर चांस है अदर देन रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रेसिडेंट होगा वो या तो कमाला हैरिस होंगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप होंगे। तो इन दोनों में से ही कोई एक प्रेसिडेंट बनेगा। तो इनको वोट देने का कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। वोट देना है तो आप किसी और को भी दे सकते हैं, खुद अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो डिस्ट्रिक्ट 6 है वो यहाँ पे लगता है हाउस का। तो उसके अंदर जो सिलेक्शन है यहाँ पे वो है केविन हैस की और ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स हैं, एक है रिपब्लिकन पार्टी का और एक है कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का। तो जो यहाँ पे सिलेक्शन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी के कैंडिडेट की जिनका नाम है केविन। अच्छा, गवर्नर के लिए अगर आप देखें तो गवर्नर के लिए 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे भी ग्रीन पार्टी के जो नॉमिनी है वेन टर्नर उनको सेलेक्ट किया गया है। तो इनके हवाले से जाके आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इनकी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर जाके ताकि इनके हवाले से, इनके बैकग्राउंड के हवाले से और बेहतर आइडिया हो जाए। अच्छा, उसके बाद स्टेट की सीट है, इसके लिए जो ऑप्शन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया गया है। अच्छा, उसके बाद अटॉर्नी जनरल है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी जेफ जैक्सन। एनसी ऑडिटर, नॉर्थ कैरोलिना का जो ऑडिटर हैं उसके लिए भी डेमोक्रेटिक पार्टी के
कैंडिडेट हैं उसको सिलेक्ट किया गया है और ये भी खातून हैं जेसिका हॉल्म्स। उसके बाद जो अगला है वो है कमिश्नर ऑफ एग्रीकल्चर, उसके लिए ये रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ पे ऑप्ट किया गया है, स्टीव टॉक्सलर। उसके बाद नॉर्थ कैरोलिना कमिश्नर ऑफ इंश्योरेंस, इसके लिए जो डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनी है नताशा मार्कस, उनको सिलेक्ट किया गया है। अच्छा, नीचे आए कमिश्नर ऑफ लेबर, उसके लिए रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ पे टिक किया गया है। अच्छा, नॉर्थ कैरोलिना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए एलेन मार्शल, और ये अभी आई थिंक एग्जिस्टिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी यही है, एलेन मार्शल, उसको सिलेक्ट किया गया है। अगर ये वाला ऑप्शन आप देखेंगे जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है, उसके लिए किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो आई थिंक इनको इसके बारे में आइडिया नहीं है या क्लियर नहीं है कि किसको ऑप्ट करना चाहिए। उसके बाद जो ट्रेजरर है उसके लिए रिपब्लिकन पार्टी है। अच्छा, उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो एसोसिएट जस्टिस सीट 6 हैं, उसके लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कैंडिडेट हैं एलिसन रिक्स, उनका यहाँ पे टिक किया गया है। अच्छा, इसके अलावा फिर एक और जो एनसी कोर्ट ऑफ अपील्स के जो जज हैं उसके लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट को, उसके बाद फिर और एक और जज हैं उसके लिए भी डेमोक्रेटिक पार्टी है, फिर यहाँ पे एक और जज हैं। तो जजेस की बहुत सारी यहाँ पे सीट्स हैं जिसके ऊपर इलेक्शन हो रहा है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे जो कोर्ट की जो जजेस हैं उनको भी आम आवाम जो है वो वोटिंग के थ्रू इलेक्ट कर रही है, और वो भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जजेस भी। सेनेट की जो सीट है, हर स्टेट के 2 सेनेटर्स होते हैं, तो यहाँ पे जो इस एरिया के अंदर जो सेनेट की सीट आ रही है वो डिस्ट्रिक्ट 27 की आ रही है, और यहाँ पे जो उन्होंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है डेमोक्रेटिक पार्टी। अच्छा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो यहाँ पे एक और सीट है उसमें उन्होंने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो इसको उन्होंने टिक नहीं किया। इसके अलावा बाकी और बहुत सारी जो ऑप्शन हैं उस पर भी टिक नहीं आ रहा, यानी कि इनके हवाले से भी इनको क्लैरिटी नहीं है इन सारी सीटों के हवाले से भी कि किसको वोट देना चाहिए। तो इसमें भी कोई सिलेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई सिलेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इस बैलेट पेपर के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये पार्टीजन इलेक्शन, यानी जो डिफरेंट सीट्स के ऊपर जिसमें डिफरेंट पार्टीज कॉन्टेस्ट कर रही हैं उसके हवाले से पहला सेक्शन इसमें इस तरीके से चल रहा था, और इसमें मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शन और मुख्तलिफ कैंडिडेट्स थे। उसके बाद यहाँ पे फिर आप नॉन पार्टीजन इलेक्शन आ गई। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे गिलफोर्ड काउंटी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर, उसके लिए वोट हो रहा है, और उसमें एक ही कैंडिडेट है जिसका नाम है रे ब्रिक्स। अगर किसी और का नाम लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे राइट इन भी हो सकता है। अच्छा, इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे भी थी कि अगर किसी ने प्रेसिडेंट के लिए वोट देना है और कैंडिडेट का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा, अगर वो किसी कैंडिडेट को जानते हैं उनका नाम नहीं आ रहा, या अपने किसी पसंद के बंदे को वोट देना चाहते हैं और उसने अगर नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने हैं या करवा सकता है तो उसका नाम भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। इसमें कुछ और आई थिंक कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो उसके हवाले से अगर किसी को इंटरेस्ट है तो जाके इस पर रिसर्च कर सकता है, लेकिन अपनी मर्जी के किसी और कैंडिडेट का नाम भी यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए लिखा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और जिस चीज़ के ऊपर वोटिंग हो रही है वो है रेफरेंडा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके हक में या उसके अगेंस्ट जो है वो वोट कास्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने उसके अगेंस्ट में अपना वोट कास्ट करवाया है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो है कि only a citizen of the United States who is 18 years of age and otherwise possessing the qualification for voting shall be entitled to vote at any election in this state. अच्छा, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। 18 साल का बंदा है तो वही वोट कर सकता है इस स्टेट के अंदर, या किसी और तरीके से उसके पास क्वालिफिकेशन है वोटिंग की तो वही एंटाइटल्ड होगा इलेक्शन के अंदर वोट करने के लिए इस स्टेट में। इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, इसको आप खुद भी देख लें। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके ऊपर रेफरेंडम हो रहा है, इट सीम्स लाइक जस्ट अ चेंज ऑफ वर्डिंग या लैंग्वेज का चेंज है, क्योंकि लॉ तो अभी भी यही है कि जो सिटीज़न है और जिनकी एज 18 साल उससे ज़्यादा है वो वोट कास्ट कर सकते हैं, और जो नॉन सिटीज़न है वो वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो इसमें भी यही समझ में आ रहा है। सो इट सीम्स लाइक इट जस्ट अ चेंज ऑफ लैंग्वेज। और अभी मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च की है और उससे यही समझ में आया है कि लॉ में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ वर्डिंग जो है, लैंग्वेज जो है उसको थोड़ा सा क्लियर किया जा रहा है, उसको चेंज किया जा रहा है। तो इन्होंने इसके अगेंस्ट में लिखा हुआ है, तो आई डोंट नो व्हाई इन्होंने अगेंस्ट किया है, इसका क्या मतलब है, इनको क्या समझ में आया, क्योंकि इसमें कोई मसले वाली बात मुझे समझ में नहीं आती। तो इसको आप फॉर में भी वोट कर सकते हैं और अगेंस्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर में करने का कोई मसला मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन आप खुद भी जाके इसके ऊपर फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। नीचे भी जो है इसको भी इसके अगेंस्ट वाला ऑप्शन इसको सेलेक्ट किया है, और ये जो है ये गिलफोर्ड काउंटी लोकल सेल्स एंड यूज टैक्स के हवाले से है। उसमें लिखा हुआ है कि लोकल सेल्स एंड यूज टैक्स एट द रेट ऑफ 1/4% in addition to all other state and local sales
एंड यूज टैक्सेस, यानी कि एडिशनल टैक्सेस की बात हो रही है। तो एडिशनल टैक्सेस को तो ऑब्वियसली एक आम आवाम तो उसके अगेंस्ट में ही वोट देंगी मेरे हिसाब से, तो हमें इसके अगेंस्ट में वोट देना है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ठीक है। बाकी आप इसको खुद थोड़ा सा बेहतर इवेल्युएट कर लें। ये सारी चीज़ों के हवाले से वोट करना है। और क्योंकि ये सैम्पल बैलेट पेपर है तो हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो सारी रेसेस, यानी सारी जिन सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है वो सारी यहाँ पे अपीयर नहीं हो रही। तो ये भी पॉसिबल है। जो जब पूरा बैलेट पेपर होगा, जब आप वोट करने जाओगे तो उसके ऊपर सारे कैंडिडेट्स की, सारी पार्टीजन इलेक्शंस की और सारे नॉन पार्टीजन इलेक्शन की डिटेल मौजूद होगी। तो उसके हवाले से थोड़ी सी और रिसर्च की जा सकती है और गूगल के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर जाके और चीज़ों के हवाले से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है कि और कौन कौन सी पॉसिबल सीट्स हैं आपके इलाके के अंदर, आपकी काउंटी के अंदर, आपकी स्टेट के अंदर, जिस चीज़ के हवाले से इलेक्शंस हो रहे हैं। अच्छा भाई, तो इसको सम अप कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको सैंपल बैलेट पेपर दिखाया। अच्छा, इस सैंपल बैलेट पेपर के अंदर जो जो कैंडिडेट्स मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बेहतर हैं या एटलीस्ट उनके अगेंस्ट में नहीं है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनको टिक किया गया है, सिलेक्ट किया गया है, सर्किल किया गया है, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के जो वोटर्स हैं उनको हेल्प की जा सके, ताकि वो रेलेवेंट और करेक्ट कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई कर सकें कि इन कैंडिडेट्स को उन्होंने अपना वोट कास्ट करना है। तो अगर आपको ये समझ में आता है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, अपने साथ इसकी पिक्चर लेके जा सकते हैं। जब आप अपना वोट कास्ट कर रहे हो तो इसको सामने रख के इसको यूज करते हुए अपने वोट कास्ट कर सकते हैं। और इन कैंडिडेट्स के हवाले से आपको चाहिए कि आप खुद भी ओवरऑल रिसर्च जरूर कर लें, एक आइडिया लगा लें कि इनकी क्या प्रोफाइल है, इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, इनकी क्या क्वालिफिकेशन, क्या बैकग्राउंड है, इनकी क्या पॉलिसीज और व्यूज हैं। उस हवाले से आपको इंटरनेट के ऊपर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो घरों में आ रही होती हैं। हो सकता है कि कुछ जगहों पे ना आए, हो सकता है कि हर कैंडिडेट के हवाले से इंफॉर्मेशन मेल में ना आ रही हो, तो इंटरनेट के ऊपर जाके डिफरेंट कैंडिडेट्स की प्रोफाइल को चेक किया जा सकता है। अच्छा, इस सैंपल बैलेट पेपर के ऊपर जिसके ऊपर ये निशानदेही हुई हुई है, जिसके ऊपर कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, इसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपनी हेल्प के लिए, अपनी गाइडेंस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके भाई, सो होपफुली यू लाइक द वीडियो। होपफुली इस वीडियो के थ्रू आपको एक ओवरऑल आइडिया हो गया होगा, एक ओवरऑल गाइड मिल गई होगी कि यहाँ नॉर्थ कैरोलिना के अंदर कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको हम एज अ मुस्लिम वोटर उनको वोट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी के अंदर दूसरे दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज।